गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बैंक फिनेंशियल मैनेजमेंट में का जो हमारा मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल ए में यूनिट 7, मॉड्यूल ए में यूनिट 7 दैट इज हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस मॉड्यूल का। आज इसको हम स्टार्ट करेंगे और चूंकि इसकी स्लाइड्स लगभग 61 स्लाइड्स बनी है, मैंने स्लाइड्स लंबी बनाई है ताकि थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी सही हो। तो माइट भी ये पॉसिबिलिटी है कि मैं इसे फिर वही पार्ट 1 या पार्ट 2 में कंप्लीट करूं, दो पार्ट्स में कंप्लीट करूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ओवरलुक लेते हैं। जो हमारा यूनिट 7 है वो चैप्टर क्या है, रोल ऑफ एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक का क्या रोल है, रिजर्व बैंक का क्या रोल है, एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया क्या है, फेमा एंड फेडाई एंड अदर्स के क्या रूल्स हैं। ठीक है ना, गाइडलाइंस इस पे क्या है। तो जो एक स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव तो जो यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा एक्जिम बैंक का रोल, फंक्शन एंड फैसिलिटीज। फिर उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रोल, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस इन इंडिया है। देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा 99 के बारे में है, फेमा 99। फिर चेक योर आंसर है, रोल ऑफ फेडाई एंड फेडाई रूल्स है। फिर उसके बाद आंसर्स है, शॉर्ट नोट ऑन टॉपिक्स ईसीबी, एडीआर जीडीआर एंड एफसीसीबी, और इसके ऊपर है बाकी लास्ट में सम ऑफ जो होता है सो। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, द कहता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट is to understand the role and the function of Exim Bank, Reserve Bank of India, FDI, and other related agency in the development and control of international banking business in India. ठीक है, डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग जो भी हो रहा है इंडिया से, इंटरनेशनल बैंकिंग। ठीक है, तो ये उसमें कहता है कि एक्जिम बैंक, रिजर्व बैंक और फेडाई एंड अदर रिलेटेड एजेंसीज का क्या रोल है। ठीक है, और उनका क्या कंट्रोल है। ऑल्सो द वेरियस नुएंसेस ऑफ द फेमा 99। ठीक है, फेमा 99 के भी उसमें रेगुलेशंस और कंट्रोल्स और फंक्शंस हम लोग देखेंगे। इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रेड इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन द टू करेंसी। ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल बैंकिंग या ट्रेड ट्रांजैक्शंस होगा तो उसमें क्या होगा, दो कंट्रीज के बीच में, तो उसमें करेंसी इन्वॉल्व होगी, करेंसीज। ठीक है, between two currency and such are controlled, supervised, regulated and supported by the central bank of the country। किसी भी देश से कोई भी जब ट्रेड ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल बैंकिंग होती है या ट्रेड ट्रांजेक्शन होता है, तो जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सेंट्रल बैंक उस कंट्री की जो है ना रेगुलेट करती है। ठीक है, बट उसमें क्या है, उसके अलावा भी कुछ जो संस्थाएं होती हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं, जैसे while assisted supported by the various other agency like Exim Bank। Exim Bank हमारा इंडिया में है, इंश्योरेंस कंपनी है, ईसीजीसी है, फेडाई है। ठीक है, the control and the support function make the trade market grow in a manner which best suits the country, as also in is in line with the broad policy framework of the nation, monetary or physical, which include value of currency, balance of payment, trade and needs to capability of country। ये क्या कहता है, कंट्रोल और सपोर्ट फंक्शंस। अब ये अगर सही से है तो क्या होता है कि ट्रेड जो होता है किसी भी कंट्री का वो सही ढंग से ग्रो करता है। ठीक है, और नेशन की पॉलिसी के हिसाब से, चाहे वो मॉनेटरी हो, फिजिकल हो, और उसमें उसकी पॉलिसी के हिसाब से ग्रो करता है अच्छे ढंग से, और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड द नीड्स ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारे यहाँ जो एक्जिम बैंक का हमको पढ़ना है, एक्जिम बैंक की रोल, फंक्शंस एंड फैसिलिटीज। तो कहता है कि द एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन 1981। ठीक है, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया किस साल एस्टैब्लिश हुई थी, सबसे पहले इंडिया में 1981 में एस्टैब्लिश हुई थी एक्जिम बैंक। ठीक है, और ये एक्ट था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था। ठीक है, बाय
एक्ट बाय पार्लियामेंट। ठीक है, किसके लिए था? फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना था, सर्विसेज देना था, एंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस engaged in financing export import trade in the country। ठीक है, स्पेशली लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए ज्यादातर। इट अरेंज लाइन ऑफ क्रेडिट टू द अदर गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट गुड्स मेड इन इंडिया। अब जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में आप हमेशा सुनते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने जो किसी कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया वो $50,000 का दिया, $1,00,000 का दिया, ऐसे कुछ करके लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट जो है, लाइन ऑफ क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट ये इंडिया में एक्सिम बैंक अवेलेबल कराता है। किस लिए? फॉर गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए, गुड्स एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए। ठीक है, जो हमारा मेक इन इंडिया का नारा भी, मेक इन इंडिया में जो हमारे यहाँ इंडिया बने हुए हैं। ठीक है, हमारा चूंकि अवेलेबल बैलेंस पहले से शो कर रहा था, लिखवा लीजिएगा एक कागज। कहता है इट सर्व्स एज ए ग्रोथ इंजन फॉर इंडस्ट्री एंड SMEs, इंडस्ट्रीज एंड SMEs बाय प्रोवाइडिंग ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये क्या करता है? वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस देता है। ठीक है, दिस इंक्लूड इंपोर्ट टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ये जो एक्सिम बैंक जो है ना हमारा, क्या देता है? इंपोर्ट टेक्नोलॉजी, ये सर्विसेज देता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देता है। दिस इंक्लूड इंक्लूड किसके लिए? इंपोर्ट टेक्नोलॉजी, इंपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट करिए, कहता है इंपोर्ट करिए आप टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजी। ठीक है, और एक्सपोर्ट करिए प्रोडक्ट डेवलप, एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो है वो देता है, प्रोडक्शन देता है के लिए फैसिलिटीज देता है, मार्केटिंग देता है, मार्केटिंग, प्री शिपमेंट देता है, प्री शिपमेंट PCL बोलते हैं, और फिर पोस्ट शिपमेंट और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। इन ए रैपिडली शिफ्टिंग फाइनेंशियल लैंडस्केप इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। एक्सिम बैंक क्या है? आज के फाइनेंशियल जो सिनेरियो है उसमें कैटलिस्ट का काम करता है, एंड ए की प्लेयर इन प्रमोशन द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। की प्लेयर के रूप में काम करता है। द फंक्शन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एक्सिम बैंक किस लिए हुआ था? वो इस फिलोसफी को ध्यान में रखते हुए एक्सिम बैंक का जो जन्म कह सकते हैं, या जो एक्सिम बैंक का गठन कह सकते हैं, वो हुआ था। पहला, टू मेक इंडिया एक्सपोर्ट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव, जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो, बाय ऑफरिंग फाइनेंस एट कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड कंडीशन। अब फाइनेंस जो है कॉम्पिटिटिव रेट्स पे अगर एक्सपोर्टर्स को मिलता है तो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी वो कम होएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होएगी तो माल की जो फिनिशिंग के बाद जो माल का कॉस्ट होगा वो क्या होगा? लोअर होगा। माल की कॉस्ट जो लोअर होएगी तो फिर क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट जब हम करेंगे तो मार्केट रेट में हमारे कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे हम। ठीक है, टू डेवलप अल्टरनेटिव फाइनेंस सोल्यूशन के लिए भी, टू प्रोवाइड डाटा information and advice for a new export opportunity to Indian exporter, to provide selective production, marketing and finance for Indian product to make them internationally competitive। ठीक है, to provide selective production, marketing, finance for Indian production and to make them internationally competitive, to respond to export problems of the Indian exporter। अब इंडियन एक्सपोर्टर को कोई एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड भी करना है। ठीक है, और परसू भी करना है कि पॉलिसी से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको रिजोल्यूशन भी करवाना है। ठीक है, तो ये सब एक्सिम बैंक जो है इस पर्पस के कारण उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब कहता है प्रेजेंटली एक्सिम बैंक ऑफर्स फॉलोइंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट। सबसे पहले आज एक्सिम बैंक क्या ऑफर करता है? हमारा बायर्स क्रेडिट देता है। बायर्स क्रेडिट मतलब, बायर्स क्रेडिट इज क्रेडिट स्पेशली प्रोग्राम दैट मोटिवेट इंडियन एक्सपोर्टर टू एक्सप्लोर न्यू ज्योग्राफी। ठीक है ना, अब कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है, ये एक्सपोर्ट करता है तो जो बाहर वाला है वो इम्पोर्टर है। ठीक है, ठीक है, और इम्पोर्टर को बायर भी कह सकते हैं। अगर ये एक्सपोर्टर है
तो हमारा वाला इंपोर्टर है, इंपोर्टर को हम बायर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कहता है कि उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है टू मोटिवेट इंडियन एक्सपोर्टर टू एक्सप्लोर न्यू ज्योग्राफी, ठीक है। थ्रू दिस प्रोग्राम द ओवरसीज बायर कैन ऑप्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये जो ओवरसीज बायर है, ओवरसीज बायर जिसको इंपोर्टर कहते हैं, इसको लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, ठीक है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट दिया इसको, और किसके फेवर में? इंडियन एक्सपोर्टर के फेवर में। एंड कैन इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया ऑन डेफर्ड टर्म्स। जो गुड्स और सर्विसेज जो है इंडिया से ले सकता है वो डेफर्ड टर्म पे के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जो है एक्सिम बैंक ऑफर करता है। While on the one hand, the exporter enjoy reduced transaction cost and complexity of international trade transaction on the other hand, the Indian exporter get a competitive and international market, ठीक है, can continue to put his working capital to good use to scale of operations। अब मान लीजिए ये एक जैसे क्या है, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, ठीक है, इंपोर्टर, तो ये इसको इंपोर्टर को बायर भी कह सकते हैं ना, ठीक है, ये सेलर हो गया। अब इसमें एक्सिम बैंक क्या करता है? एक्सिम बैंक क्या करेगा? इसको बायर्स क्रेडिट दे देगा, ठीक है, बायर्स क्रेडिट दे देगा। और तो इसको क्या हो गया? इसके पास पैसे आ गए, बायर्स क्रेडिट मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगा, लाइन ऑफ क्रेडिट दे देगा, ठीक है। और इसके पास पैसे आ गए तो ये क्या करेगा? फिर उसको कंडीशन डाल देगा कि आप हमारे यहाँ इंडिया से आप इंपोर्ट करो। तो इसको एक मार्केट भी मिल गया और दूसरे इसको एक क्रेडिट भी मिल गई, तो इससे दोनों को फायदा हो गया। While the Indian company avail buyer credit from other international financial institutions in order to finance their imports at competitive LIBOR rates। अब ये तो सेम हो गया कि इंडिया का जो बैंक था उसने फिनांस किया एक्सिम बैंक फॉरेन के किसी इंपोर्टर को, ठीक है। अब उसी तरह सेम है, अब हमारा इंडिया का एक्सपोर्टर है, ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्टर है, या इंडिया के एक्सपोर्टर को, अब इसको आप रख लीजिए, ये हो गया इंपोर्टर हो गया, इंपोर्टर आप इसको बना दीजिए अब, ठीक है। अब आप इसको इंपोर्टर बना दीजिए इंडिया वाला। अबे यार, इंडिया वाला को इंपोर्टर बना दीजिए, एक्सपोर्टर आप बना दीजिए आप फॉरेन वाले को। अब क्या है, ये फॉरेन कंट्री का जो होगा इसको भी तो इसके यहाँ भी कोई एक्सिम बैंक होगा, एक्सपोर्ट बैंक, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, इसके पास इसको क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट दे देगा। वो किस रेट पर देगा? लाइबोर के रेट पर देगा, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट जो होती है लिबोर रेट्स पे, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसके पास आ गई क्रेडिट, क्रेडिट आ गई तो इसने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके फिर इस कंट्री को दिया, एक्सपोर्ट करा, ठीक है, नहीं इंपोर्ट करा इससे, एक्सपोर्टर से, सॉरी इसको क्रेडिट मिल गया ना तो इसने एक्सपोर्टर से इंपोर्ट करा, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, इसको एक नया मार्केट मिल गया और इसको लाइन ऑफ क्रेडिट मिल गई, तो इससे क्या हुआ, दोनों देशों को फायदा हो जाता है। Bias credit provided by Exim Bank can only be used for the export of Indian goods or service। अब Exim Bank जो भी लोन देगा, बायस क्रेडिट देगा, वो एक ही कंडीशन पर देगा कि आपको हमारे इंडिया से गुड्स को इंपोर्ट करना होगा। आप कहीं दूसरी जो मेरे यहाँ से फैसिलिटी लेके दूसरे बैंक से, सॉरी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपको हमारे जो बायस क्रेडिट का उपयोग है हमारी कंट्री के गुड्स को एक्सपोर्ट करने में ही, सॉरी इंपोर्ट करने में ही करना होगा। इट फैसिलिटेट एक्सपोर्ट फॉर SME by providing credit to overseas buyers to import goods from India। Since it is a non-LC transaction, it saves charges। इसमें क्या है, ये चूंकि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है ना, LC से रिलेटेड नहीं है, इसमें क्या है, LC का चार्ज नहीं लगता। LC चार्ज जो है वेव है या लगता ही नहीं है, नॉट अप्लीकेबल है। अब कहता है बायस क्रेडिट इज extended to foreign project company that intend to award project execution in Indian project exporter, ठीक है। अब फॉरेन कंट्री को भी जो है, फॉरेन जो हमारा प्रोजेक्ट कंपनी जो है इंडिया में कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना चाहती है, ठीक है, तो उसको भी बायर्स क्रेडिट ये देता है। इट इज ए मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी एट कॉम्पिटिटिव एंड अट्रैक्टिव रेट्स फॉर स्मूथ एक्सक्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। स्मूथ एक्सक्यूशन के लिए और प्रोजेक्ट के लिए बायर्स क्रेडिट देता है, ठीक है। द फाइनेंसिंग इज अवेलेबल एट टू ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया
विच डेवलपमेंट, upgrading or expansion of infrastructure facilities, financing of public or private project such as plant and building. ठीक है, कहता है फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट से जो भी ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जितने भी होंगे उसके लिए फिनांस अवेलेबल कराता है एक्सिम बैंक, सच एज प्लांट बिल्डिंग प्रोफेशनल सर्विसेज एंड अदर such as surveyors, architecture, consultant, etc. अब कहता है कॉर्पोरेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या है, एक्सिम बैंक कैन ऑफर वेरियस फिनांस प्रोडक्ट टू कॉर्पोरेट एज अंडर, कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या क्या है, एक्सिम बैंक जो है ऑफर करता है फिनांस प्रोडक्ट टू कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट बैंक को फिनांस ऑफर करता है। सबसे पहला क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ फिनांस फ्रॉम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, research and development of finance from export oriented units, pre-shipment and post shipment credit program, pre-shipment and post shipment credit program भी ऑफर करता है, फिनांस करता है इसके ऊपर, ठीक है। लेंडिंग प्रोग्राम फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इंपोर्ट फिनांस प्रोग्राम, प्रोडक्शन इक्विपमेंट फिनांस प्रोग्राम, प्रोडक्शन इक्विपमेंट कोई होगा तो उसका भी फिनांस करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्पेशल पर्पस, एसपीवी, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है ना, एसएमईज का क्लस्टर है, इसके लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। लेंडिंग प्रोग्राम फॉर ए फाइनेंस क्रिएटिव इकोनॉमी, ठीक है। फाइनेंस फॉर ए ग्रॉस रूट एंटरप्राइजेज, ग्रॉस रूट एंटरप्राइजेज के लिए भी फाइनेंस अवेलेबल कराता है जो कॉर्पोरेट बैंकिंग में आती है। अब कहता है लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, अब नेक्स्ट जो है हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लाइन ऑफ क्रेडिट। Since its inception, Exim Bank have been extended line of credit to enable Indian exporters to enter new geography or expand their business in a existing export market without any payment risk from overseas importers, ठीक है। Exim Bank क्या है, लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड करता है इंडियन एक्सपोर्टर, जिससे कि इंडियन एक्सपोर्टर क्या है, इनेबल हो सके अपनी एक्सपोर्ट को, गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, विदाउट एनी पेमेंट रिस्क फ्रॉम ओवरसीज इंपोर्टर। दे ले स्पेशल एम्फेसिस ऑन एक्सटेंडिंग एलओसी एज एन इफेक्टिव मार्केट एंट्री टूल एज वेल एज मींस ऑफ मार्केट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडियन एक्सपोर्टर्स, ठीक है। Exim Bank extend LOCs to overseas financial institutions, रीजनल डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, अब ये एलओसी जो देता है एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक जो है एलओसी देता है वो किसको किसको देता है, एफआईस को देता है, ओवरसीज, ये सब ओवरसीज है, ओवरसीज मतलब हमारे यहाँ से बाहर विदेश वाले। रीजनल डेवलपमेंट बैंक से आरडीबीज हैं, सॉवरेन गवर्नमेंट को भी देता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड अदर एंटिटीज ओवरसीज एंटिटीज जो है ओवरसीज, टू इनेबल बायर्स टू in those country to import development and infrastructure project equipment goods and services from India। एक्चुअली ये सारा जो फंडिंग होती है ना वो बेसिकली हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए होती है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ही होती है। ऑन डेफर्ड क्रेडिट टर्म दे एक्सटेंड एलओसी ऑन देयर ओन एंड ऑल्सो एट द बिहेस्ट विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से भी ये सब काम करती है, या तो खुद भी करती है, सेल्फ भी करता है, और या जीओआई के सपोर्ट से होता है, ठीक है। अब कहता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फिनांस, दूसरा है लाइन ऑफ क्रेडिट तो हो गई, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फिनांस। एक्सिम बैंक हेल्प इन एनहांसिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड ड्राइविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन, ठीक है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फिनांस जो है एक्सिम बैंक क्या करता है, हेल्प करता है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ग्रो करने के लिए, फॉर इंडिया के लिए, for driving economic growth of the nation. They encourage and facilitate conditions for the Indian company to invest abroad for seeking resource, market efficiency and strategic assets. फॉरेन में इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये सपोर्ट देता है, ठीक है। सिंपल सा है, ताकि सपोर्ट देगा, एसेट क्रिएट होगी, एसेट क्रिएट होगा, रिसोर्स मिलेगा, रिसोर्स मिलेगा, मार्केट मिलेगी, मार्केट मिलेगा, फिर उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और स्ट्रेटेजिक एसेट्स, तो इससे क्या होगा, बैंक हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट फिनांस। एक्सिम बैंक क्या है, प्रोजेक्ट फिनांस भी करता है एक्सिम बैंक, ठीक है।
अब कहता है एग्जिम बैंक हैज बीन वन ऑफ द प्राइम ड्राइवर्स इन इंक्रीजिंग प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया, ठीक है, and has enabled Indian companies to secure contact across various geographies over the past 3 decades and the supplement and development of objective host country. ये क्या क्या किया उसने लास्ट 3 decades में, उसके बारे में बताया, ठीक है। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू प्रोजेक्ट एक्टिविटी इन इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट एक्टिविटी प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। दिस इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट रिलेटेड टू सप्लाईज, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंसल्टेंसी, टेक्निकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, ये सब क्या है, सपोर्ट करता है इसमें, इन सब चीजों के लिए। प्रोजेक्ट एक्टिविटी में सपोर्ट करता है, किसमें, इंजीनियरिंग में, प्रोक्योरमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल में, बाकी सबके लिए प्रोविजन स्पेसिफिक इक्विपमेंट भी है, ठीक है। दे आल्सो सपोर्ट एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोजेक्ट प्लांट और प्रोसेसेस दैट रिक्वायर्ड एडिशनल असिस्टेंस इन processes such as international competitive bidding including laterally funded project in India. ये also support करता है कि इसमें न्यू प्रोजेक्ट्स में, प्लांट्स में और प्रोसेस दैट रिक्वायर्ड एडिशनल असिस्टेंस, जिसमें एडिशनल असिस्टेंस की जरूरत हो। अब कहता है दे एक्सटेंड फंडेड एंड नॉन फंडेड फैसिलिटी टू द फॉलोइंग एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज। फंड और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी देता है फॉलोइंग एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। पहला क्या है, सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कोई अगर है, दूसरा है कोई टर्नकी प्रोजेक्ट है, तीसरा क्या है, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स है, सप्लाईज है। ये सब के लिए क्या है, फंड और नॉन फंड बेस, यानी कि फंड बेस और नॉन फंड बेस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, अदर सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स। एग्जिम बैंक का अदर सर्विस कौन कौन सा है या कौन कौन सा प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज करता है। तो पहला है कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सर्विस। सबसे पहला क्या है, वो कंसल्टेंसी सर्विस है। कहता है वेयर इन इंडियन कंसल्टेंट आर असिस्टेड बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, मैन पावर, एक्सपोर्ट रिक्रूटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्लान्स, ट्रांसफर एंड टेक्नोलॉजी etc। तो क्या है, किसी भी इंडियन कंसल्टेंट को अगर कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है तो ये एग्जिम बैंक इस टाइप से सर्विस भी देता है। दूसरा हो गया ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। अगर कोई इंडियन कॉर्पोरेट्स है उसको इंटरेस्टेड इन ज्वाइंट वेंचर अब्रोड, अगर वो बाहर में ज्वाइंट वेंचर लगाना चाहता है, प्रोवाइड इक्विटी फाइनेंस बाय एग्जिम बैंक, इक्विटी फाइनेंस भी देता है। द इक्विटी पार्टिसिपेशन कैन बी बाय वे ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का एक्सपोर्ट कर दिया, फॉर विच लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट फाइनेंस इज कंसिडर्ड बाय एग्जिम बैंक, लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी देता है एग्जिम बैंक। इंपोर्ट लोन्स, फॉर फाइनेंस इंपोर्ट फ्रॉम थर्ड कंट्री और प्रोजेक्ट टू बी एक्सिक्यूटेड इन फॉरेन कंट्रीज, इसके लिए भी फाइनेंस करता है। इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूड फॉरेन करेंसी फाइनेंस एंड एडवाइजरी सर्विसेज फॉर रेजिंग लो कॉस्ट फाइनेंस, ठीक है। क्या करता है ये इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग, इसमें क्या करता है, फॉरेन करेंसी फाइनेंस करेगा, एडवाइजरी सर्विसेज देगा, किस लिए, फॉर रेजिंग लो कॉस्ट फाइनेंस, ठीक है, फॉर प्रोजेक्ट अब्रोड टू बी एक्सिक्यूटेड बाय इंडियन कंपनी। कोई इंडियन कंपनी जो है फॉरेन में गया, इंडियन कंपनी कोई फॉरेन में गया और वहां पे कोई प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट कर रहा है तो उसके लिए भी ये फॉरेन करेंसी में फाइनेंस देगा। एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड EMF, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड एक होता है EMF, ठीक है। एग्जिम बैंक क्या है, इसकी नोडल एजेंसी है। एग्जिम जो बैंक है हमारा, इसका नोडल एजेंसी है किसका, EMF का, नोडल एजेंसी है EMF का, ठीक है। Exim Bank is a nodal agency designated by the government of India to manage the export marketing fund, ठीक है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड को मैनेज करने के लिए नोडल एजेंसी कौन है, एग्जिम बैंक है। टू एक्सेलरेट द एक्सपोर्ट ग्रोथ, टारगेट प्रोडक्ट with industrialized marketing, EMF was a component of World Bank loan in India and USD 250 million for the industrial export, ठीक है, project, while EMF2 amount to USD 37 million
is a component of World Bank loan to India for export development. Exim Bank also launched Export Marketing Finance 3. Exim Bank ने जो है ना EMF जो था अभी EMF 3 लॉन्च किया है, ठीक है। Private sector companies and joint sector companies who have overall resources, अभी सबसे लेटेस्ट एक बार फिर बोल दूं मैं आपको, EMF 3 जो है ना अभी एक्सिम बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है, ठीक है। अच्छा, EMF 1 क्या था? वाज द कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक लोन टू इंडिया USD 250 मिलियन फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट, ठीक है। वाइल EMF 2 क्या था? $37 मिलियन का कंपोनेंट था वर्ल्ड बैंक लोन टू इंडिया था ये, ठीक। EMF 3 भी ऑल्सो लॉन्च हुआ है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड ज्वाइंट सेक्टर कंपनी हु हैव ओवरऑल रिसर्चेस कैपेबिलिटी पोटेंशियल टॉप मैनेजमेंट कमिटी and on export strategy to penetrate and retain presence particularly in development country markets are eligible for use of EMF support। अब EMF जो है एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? तो इसके लिए जो कहता है वो है प्राइवेट सेक्टर कंपनी, ज्वाइंट सेक्टर कंपनी हु हैव ओवरऑल रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज पोटेंशियल top management commitment and on export strategy to penetrate and retain presence particularly in development country are eligible for EMF support। The funds are to support any manufactured export and addition computer software, ठीक है। The activity which are eligible for EMF, कौन कौन सी एक्टिविटी जो है EMF में एलिजिबल होगी? तो पहला है डेस्क रिसर्च, सबसे पहला है द एक्टिविटी विच आर एलिजिबल फॉर EMF सपोर्ट, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड सपोर्ट। तो पहला होगा डेस्क रिसर्च, दूसरा होगा ओवरसीज मार्केट रिसर्च, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड है, एडप्टेशन है, ओवरसीज ट्रेवल है, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन सर्विसेज है, ट्रेनिंग है। इस सब के लिए EMF के लिए एलिजिबल है। दूसरा क्या कहता है? ट्रेवल टू इंडिया, अगर कोई ओवरसीज बायर आता है तो उसको भी दे सकते हैं। फंड इन फ्रंट इन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इक्विपमेंट फॉर प्लांट एंड मॉडर्नाइजेशन कैपेसिटी है, एनहेंसमेंट है, टूलिंग है, जिक्स टेस्टिंग क्वालिटीज है, ठीक है। इन सब के लिए EMF है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड, ठीक है। अब ये सबसे पहला क्या था? उसके बाद EMF 1 था, ये $250 मिलियन था ना, $250 मिलियन USD। ये क्या था? वर्ल्ड बैंक के साथ जो सपोर्ट था। सो EMF 2 था, EMF 2 हुआ, EMF 2 हुआ। नाउ जो लेटेस्ट है अभी EMF 3 है। अब कहता है प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस, PLI, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस। इन प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या है? इन डेवलपमेंट कंट्री प्रोडक्ट लायबिलिटी कॉन्शियसनेस ऑफ द पब्लिक इज वेरी हाई, ठीक है, रिजल्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ लिटिगेशन एंड हाई अवार्ड्स। क्या होता है? पब्लिक जो है ना बड़ा अवेयर है प्रोडक्ट के जो लायबिलिटी कॉन्शियसनेस जो है ना बहुत हाई है। इसी कारण से क्या होता है? लिटिगेशन और पेनल्टियां मिलती हैं। तो दिस फोर्सेज एक्सपोर्टर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट रिस्क ऑफ इंसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी थ्रू प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो सब क्या करते हैं? इससे बचने के लिए एक्सपोर्टर्स जो है ना प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। एट द कॉस्ट ऑफ PLI इज हाई which act as a deterrent to market entry efforts to Indian exporters adversely due to its effect on price competitiveness. Exim Bank PLI program enables the exporters market entry efforts by sharing the initial cost of PLI program। इसमें क्या होता है? Exim Bank क्या करता है? इनिशियल प्रीमियम जो है ना एक्सपोर्टर को एक्सटेंड कर देता है। इससे क्या होता है? उनकी बर्डन कम हो जाती है और प्रोडक्ट लायबिलिटी के से लेके क्या होता है? एक्सपोर्टर भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है प्रोडक्ट लायबिलिटी को लेकर। रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर endeavoring to export to OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज आर एलिजिबल फॉर दी सपोर्ट अंडर दिस प्रोग्राम। अब PLI के लिए कौन एलिजिबल है? एलिजिबल
PLI के लिए एलिजिबल कौन सा है? वो एक्सपोर्टर, ठीक है, जो चाहता है OECD में एक्सपोर्ट करना, OECD कंट्रीज में, ठीक है, एक्सपोर्ट करेगा, वही एलिजिबल होगा। एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम, ठीक है, EVDLP, एक्सपोर्ट वेंडर लेंडिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें क्या आता है? मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर्स एंड trading export houses source goods from vendors for export on regular basis. Such indirect export constitute a significant component of the Indian export. ठीक है, ये सब कहता है मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, ट्रेडिंग एक्सपोर्ट हाउसेज source goods from vendors for export on regular basis. Such indirect export constitute a significant component. ये हमारा significant component है. The export vendor डेवलपमेंट एंड लेंडिंग प्रोग्राम इनेबल्ड एक्सपोर्टर टू सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट। ठीक है, किसके लिए सपोर्ट करता है? वेंडर डेवलपमेंट के लिए। एक्सपोर्टर आर ग्रांटेड रूपी लोन्स। अब इसमें क्या है, एक्सपोर्टर्स जो है ना, एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट एंड लेंडिंग प्रोग्राम जो है हमारा, इसमें क्या होता है, एक्सपोर्टर्स को क्या मिलता है? रूपी लोन। कौन देता है ये? एक्सिम बैंक। ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान्स फॉर इंक्रीज सप्लाई ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड। किस लिए देता है? सप्लाई इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब किसका? गुड्स का। जो पेमेंट आता है, रूपी लोन्स जो देता है एक्सिम बैंक देता है एक्सपोर्टर्स को, किसके लिए? गुड्स की सप्लाई इंक्रीज करने के लिए, थ्रू क्रिएशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैकवर्ड लिंकेज विद द वेंडर्स। सच एक्टिविटीज इंक्लूड एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी खरीदने के लिए, परचेज ऑफ टूलिंग, मोल्ड्स, जिग्स, डाइज एंड एंसिलरी इक्विपमेंट खरीदने के लिए, कोर वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस, वर्किंग कैपिटल भी दे सकता है, के लिए भी देता है, वर्किंग कैपिटल के लिए देता है, टूल्स के लिए देता है, डाइस के लिए देता है, प्लांट एंड मशीनरी के लिए देता है। तो अब कहता है नेक्स्ट जो है, सॉफ्ट एक्सपेंडिचर ऑन वेंडर्स डेवलपमेंट सच एज वेंडर ट्रेनिंग, टेक्निकल असिस्टेंस टू एक्सपोर्ट। ये सारे जो है ना EVDLP में एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लेंडिंग प्रोग्राम में कवर हो जाते हैं। EVDLP is exporter specific and aimed at a capacity enhancing scheme to export large volumes through the outsourcing product from the vendor sub-suppliers. Product purchased from the vendor may be finished or semi-finished or intermediate product with the exporters adding value of product in the form of further processing, marketing team। ये छोड़िए, इसकी कोई जरूरत। Thus, Exim Bank as a specific institution for development export, Exim क्या है? एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है, किसके लिए? एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, एक्सपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। हैज बीन अंडरटेकिंग वेरियस एक्टिविटीज बिसाइड फाइनेंसिंग टू सपोर्ट ऑल efforts to Indian export community. These include commodity export as also export of project consultancy software। ठीक है, एक्जिम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम फॉर अदर कंट्रीज। अब एक्जिम बैंक क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट भी देता है, कंट्रीज को देता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को। तो यहाँ कहता है एक्जिम बैंक ग्रांट लाइन ऑफ क्रेडिट टू गवर्नमेंट of other countries for supporting their development plans। उनके डेवलपमेंट प्लान्स में, जैसे अफगानिस्तान में अभी हमारा जो है ना, अफगानिस्तान में कितना LOC दिया हुआ था अफगानिस्तान में, which allow Indian exporter to get instant credit from the Exim Bank। इसमें क्या है, इंडियन एक्सपोर्टर को जो है इंस्टेंट क्रेडिट मिल जाता है अपॉन एक्सपोर्टिंग द गुड्स सर्विसेज एंड सबमिशन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट थ्रू द रेगुलर बैंकर्स। अब क्या एक्जिम बैंक क्या करता है? लाइन ऑफ क्रेडिट देता है गवर्नमेंट, अदर कंट्री के गवर्नमेंट को। तो उससे क्या होता है, उसमें टर्म एंड कंडीशन रहता है ना कि हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे तो आपको हमारे यहाँ से ही इंपोर्ट करना होगा। तो इससे क्या होता है, हमारे एक्सपोर्टर को इंस्टेंट क्रेडिट मिल जाता है, which allow Indian exporter to get instant credit from the Exim Bank upon exporting the goods, services and submission of export document through the regular way। ठीक है, रेगुलर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं बैंकर्स के पास तो उनको पेमेंट मिल जाती है। द बेनिफिशियरी ऑफ ए गवर्नमेंट गेट्स अ लॉन्ग टेन्योर ऑफ 3 to 5 ईयर। गवर्नमेंट को जो है ना 3 to 5 ईयर्स के टर्म के हिसाब से लाइन ऑफ क्रेडिट मिलती है फॉर दी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दस अलाउइंग देम डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट। ठीक है, अब कहता है
The exporter get order from the operating agency in buyer's country, which is issued under the line of credit negotiated with Exim Bank. एक्सपोर्टर को ऑर्डर मिल जाता है बायर से की कंट्री से, ठीक है, जिसमें लाइन ऑफ क्रेडिट में तो मेंशन रहता है ना कि आपको लाइन ऑफ क्रेडिट हम दे रहे हैं तो इंपोर्ट आपको हमारे यहाँ से हमारी गुड्स को ही करना होगा. The Exim Bank also issues a letter to the exporter about availability of line of credit in order to receive by them. Finance for procurement. एक बार शिपमेंट अगर यहाँ देखिए क्या कहता है, देयर फॉर एक्सपोर्टर आफ्टर बेस्ड ऑन द ऑर्डर एंड लेटर ऑफ लाइन्स रिसीव फ्रॉम एग्जिम बैंक प्रोसीड टू गेट प्री शिपमेंट फाइनेंस और प्रोक्योरमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. वंस शिपमेंट इज मेड डॉक्यूमेंट आर टू सबमिटेड पर द एलसी एंड रिइंबर्समेंट क्लेम फ्रॉम द एग्जिम बैंक. ठीक है, एग्जिम बैंक से क्लेम के लिए डालना पड़ेगा. ओवर ए पास्ट फ्यू ईयर्स एग्जिम बैंक हैज quite aggressively expanding its financial program and has been continuously looking for new borrowers. Exim Bank को भी नया borrower चाहिए ना, even by taking over finance from the traditional banker. The bank has been helpful for Indian companies for their international ventures, takeover of overseas project, import of a large project and machinery involving foreign currency, funding as also domestic import and export for their import and export financing requirement. ये उसका चर्चा कर रहा है कि Exim Bank क्या क्या कर रहा है. अब हम लोग आगे देखते हैं चेक योर प्रोग्रेस. ठीक है, एक्चुअली हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, वो ट्रू और फॉल्स हैं, वो हमें बताने हैं. सबसे पहले कहता है एग्जिम बैंक वाज सेट टू डेवलप द लोकल बिल डिस्काउंटिंग मार्केट. नहीं, ये तो फॉरेन के लिए हुआ था ना, फॉरेन एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए. ठीक है, एग्जिम बैंक अलाउ फाइनेंस टू लोकल मैन्युफैक्चरर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर एक्सपोर्ट. नहीं, ये तो एग्जिम बैंक बाहर वाले को देता है ना. एग्जिम बैंक इज ए सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, ये सही है. एग्जिम बैंक ऑल्सो अरेंज इशुएंस ऑफ गारंटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, यस सही है. एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड्स रन बाय एग्जिम बैंक इज टू प्रमोट इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया. नहीं, इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया के लिए नहीं है, ये डेवलपमेंट के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, डेवलपमेंट के लिए. Exim Bank can allow credit line for promoting export for developing country which help these countries to facility on deferred terms. ठीक है, ट्रू है. ठीक है, अब कहता है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे 7.2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रोल एंड एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस इन इंडिया. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल क्या है एक्सचेंज कंट्रोल में. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक empowered under the statute of the control and regulation of the foreign exchange reserves and policies related to international trade, inflow and outflow of foreign exchange, as also has the supervisory power over the person authorized to deal foreign exchange. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक है कंट्री की. इसको एम्पावर्ड किया गया स्टैट्यूट के द्वारा. ठीक है, तो कंट्रोल एंड रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कंट्रोल और रेगुलेट करने का, and the policy related for the international trade inflows and outflows of the foreign exchange, also has the supervisory power over the person authorized to deal in the foreign exchange. इसके पास क्या सुपरवाइजरी पावर है ना, सुपरवाइजरी बेसल में भी जाएंगे तो देखेंगे हम लोग रिजर्व बैंक क्या है, सुपरवाइजर के रूप में भी काम करता है. It has the responsibility for maintaining external value of rupees and can thus issue instruction on subject to exchange control from time to time. ठीक है, exchange control was introduced in India due to severe constraint of foreign exchange during the Second World War. Second World War के दौरान के समय एक्सचेंज चूंकि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस हुआ था, इसके कारण से जो है ना एक्सचेंज कंट्रोल लाया गया था, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था. विद द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल DIR 1935, 1935 DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स issued as legislation के रूप में लाया गया था. Later on 1973 the rules were modified and introduced as a FERA 1973. तो इसी को जो था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जो था
1935 को, अब इसको मैं एक बार थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, एक मिनट इरेज करता हूँ। सबसे पहले एक्सचेंज कंट्रोल के लिए जो सर्कुलर रूल्स लाया गया था, एक्सचेंज कंट्रोल, ठीक है, तो इसके लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1935 आया, ठीक है। इसको मॉडिफाई करके क्या किया गया, फेरा किया गया। फेरा कब आया था, 1973 में, 1973 में आया, ठीक है। ये कब से आया, लागू कब से हुआ था, 1973 में आया, लेकिन ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1974 से, 1 जनवरी 1974 से, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आया, फेरा जो है ना फिर चेंज हो गया, फेरा चेंज होके क्या बना, फेमा बना। फेमा, फेमा कब से आया, 1999 में आया, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस हुआ 16/2000 से। फेरा कब आया था, 73 में, लागू कब हुआ, 1/1/1974 से। फेमा 99 में आया, लागू कब हुआ, जून 2000, 1 जून 2000 से, ठीक है। फेमा के रेगुलेशंस जो हैं, एज पर सेक्शन 11 ऑफ फेमा 99, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज empowered टू इशू any direction with regard to making payment or doing or desist from the doing any act of relating to foreign exchange as a foreign security for the purpose of securing compliance with the provision of FEMA of any rules, regulation, notification or directions made thereafter, ठीक है। तो फेमा का सेक्शन 11 कहता है जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है टू इशू एनी डायरेक्शंस करने के लिए, ठीक है। फेमा का जो फेमा फेमा में जो है 99 का जो एक्ट है, जो हमारा 1 जून 2000 से लागू हुआ है, इसका सेक्शन 11 1, ठीक है। सेक्शन 11 1 जो क्या करता है, आरबीआई को एम्पावर करता है, क्या करने के लिए, एनी डायरेक्शंस इशू करने के लिए इन रिगार्ड ऑफ मेकिंग पेमेंट और डूइंग और डेसिस्ट फ्रॉम द डूइंग ऑफ रिलेटिंग टू द फॉरेन ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 11(3), ये 11(1) में था। 11(3) में जो है, आरबीआई में आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड impose the authorized person a penalty which may extend to 10,000 for contravention of any direction given under the FEMA or failure of to file any return under the act। अब इसमें क्या है, 10,000 की पेनल्टी भी लगा सकता है आरबीआई जो है, अगर उसमें वायलेशन कर दिए फेमा के रेगुलेशंस का, रूल्स का। इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशंस, एडिशनल पेनल्टी ऑफ ₹2000 पर डे। अगर आप फिर भी गलती दोहराते चले गए तो 2000 पर डे और आपको पेनल्टी लगती जाएगी, ठीक है। As such, the Reserve Bank of India issues various guidelines under the APDIR series circular and other circular or issues specific direction to any authorized person from time to time to safeguard the interest and provision of the FEMA and to comply with the responsibility on the put on RBI under Act, ठीक है। कहता है the guidelines and directions so issued related to the foreign exchange transaction relating to the export, import, remittance, travel and tourism, investment in India, repatriation of fund, non-resident Indian segment and also overseas investment by the Indian resident. We have covered the exchange control guidelines related to export, import, NRI, foreign exchange unit। अच्छा, इस यूनिट्स में हम लोगों ने देखा। चलिए, अनदर इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, कहता है अनदर इम्पोर्टेंट टास्क हैंडल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज compilation of data relating to export, import, trade, forex market, non-resident deposit as also international asset liability। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम तो एक तो है कि फेमा का जितने भी गाइडलाइंस हैं उसको ये देखना, रेगुलेट करना और उसको जो देखना कि हाँ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। दूसरा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, कंपाइल करता है डाटा, किसका, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का। हम लोगों ने देखा था ना, ईडीपीएमएस, आईडीपीएमएस था, फॉरेक्स मार्केट, नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट एंड आल्सो इंटरनेशनल
Also international assets and liability. The data collected by RBI from authorized dealer. जो data collected by authorized dealer goes into the compilation of national level data on international trade, status of forex flow, over all international assets and liability of the country. ये सब डाटा जो भी है ना, जो भी ऑथराइज डीलर से मिलता है, एडी से मिलता है, उसको ये कंपाइल करता है। कंपाइल करके पता चलाते हैं कि पता लगाते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, स्टेटस ऑफ फॉरेक्स फ्लो क्या है। ये सब जो है ना डाटा को कंपाइल किया जाता है। सॉरी। अभी कहता है कि दिस डाटा बीइंग क्रूशियल फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप एज आल्सो द वैल्यू ऑफ रुपीज कॉल्ड फॉर बाय आरबीआई अंडर द फेमा रेगुलेशंस एंड स्ट्रिक्ट पेनल एक्शन इम्पोज नॉन सबमिशन ऑफ रॉन्ग सबमिशन ऑफ डिलेड सबमिशन। क्या कहता है कि अगर गलत डाटा एडी की तरफ से रिसीव मिला तो वो क्या हुआ, या नॉन सबमिशन हो गया, या रॉन्ग सबमिशन हो गया, या डिलेड सबमिशन हो गया, तो इसके लिए क्या है, पेनल इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी। कहता है द डाटा इज टू बी सबमिटेड टू द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑफ स्टेटमेंट सम विच आर एज अंडर। ठीक है, सबसे पहला क्या है, आर रिटर्न। आर रिटर्न क्या है, द बैंक वाइड सिंगल रिटर्न फोर्टनाइटली डाटा फॉरेक्स बिजनेस। ठीक है, फॉरेक्स ऑपरेशन से रिलेटेड क्या है, फोर्टनाइटली डाटा है ये, फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन पर। बैलेंस बीएएल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग बैलेंस इन नोस्ट्रो भोस्ट्रो अकाउंट। स्टैट 5 क्या है, डाटा ऑन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एफसीएनआर। स्टैट का मतलब में एफसीएनआर डाटा होगा। स्टैट 8 में एनआरओ एनआरई डाटा होगा, एनआरई एनआरओ डाटा होगा, डिपॉजिट होगा उसमें। एनआरडीसीएसआर कंसोलिडेटेड डाटा ऑफ नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। अब इसका कंसोलिडेटेड डाटा जो होगा एनआरआईस का। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैटिक्स, क्वार्टरली डाटा फॉर ऑन इंटरनेशनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। स्टेटमेंट ऑफ रेमिटेंस सेंट अंडर एलआरएस। अब जो भी रेमिटेंस एलआरएस में जाती है फॉरेन में मंथली अंडर द एलआरएस स्कीम, ऑथराइज डीलर कैन अलाउ रेमिटेंस बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल अप टू 2.5 लाख रुपया। एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख यूएसडी जो है आप विभिन्न मदों में यूज फाइनेंशियल रेमिटेंस कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज का, फॉर एनी परमिटेड करेंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और कंबाइंड ऑफ बोथ। द स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म एचयूएफ ट्रस्ट ईटीसी। ठीक है, ये कॉर्पोरेट पार्टनर्स के लिए नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए नहीं है, एचयूएफ्स के लिए नहीं है। ठीक है, अब कहता है स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट, बायर क्रेडिट एंड सप्लायर क्रेडिट मंथली, ये मंथली जाना है। तो हमारे पास आरबीआई को सबमिट करने के लिए कितना डाटा हो गया, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आर रिटर्न, दूसरा है ये 15 दिन पे जाएगा फोर्टनाइटली। बैलेंस स्टेटमेंट नोस्ट्रो भोस्ट्रो अकाउंट का जाना है। स्टेट 5 किसका, एफसीएनआर से रिलेटेड है। स्टेट 8 किससे है, एनआरओ एनआरई से है। एनआरडी सीएसआर क्या है, कंसोलिडेटेड डाटा है दोनों का। ठीक है, इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैटिक्स का डाटा भेजना है और स्टेटमेंट ऑफ एलआरएस का डाटा भेजना है, रेमिटेंस जो हुआ। अब कहता है एक्सप्रेस डाटा है, एक्सप्रेस का एक्सपोर्ट, ये क्या है, हाफ ईयरली एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट है एक्सप्रेस डाटा, ये एचवाई जाती है, हाफ ईयरली जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग अनरियलाइज, जो अनरियलाइज रह गया है। ठीक, इट इफेक्ट फ्रॉम मार्च 1 2014। डिटेल्स ऑफ ऑल एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग बिल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ईडीपीएमएस। ईडीपीएमएस 1/1/2014 से ईडीपीएमएस से एक्सपोर्ट डाटा मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट सर्विसेज जो है हमारा आरबीआई का पोर्टल है। ठीक है, इसमें से कहता है कि आपको एडी कैटेगरी 1 बैंक जो है ना, बैंक जो है हाउएवर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द ओल्ड आउटस्टैंडिंग बिल्स प्रायर टू 1 मार्च 2014 इन एक्सप्रेस ऑन हाफ ईयरली बेसिस एंड ऑफ जून एंड दिसंबर। मतलब एक एक चार 2000 सॉरी हाँ 1 मार्च 2014 से, तो चूंकि डाटा हमारा क्या है, ऑनलाइन हो गया है ईडीपीएमएस में 1 मार्च 2014 से। ठीक है, लेकिन इसके पहले की जो भी डाटा है वो एचवाई फॉर्मेट में एक्सओएस स्टेटमेंट में जाएगी, एक्सओएस स्टेटमेंट। अब कहता है बीईएफ डाटा। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग इंपोर्ट वेयर रेमिटेंस हैव बीन इफेक्टेड बट
प्रूफ ऑफ इम्पोर्ट बिल ऑफ एंट्री नॉट सबमिटेड बाय द रेमिटेड। अब कुछ पैसा रेमिटर ने भेजा बट उसका जो है ना प्रूफ नहीं भेजा, तो उसका जो डिटेल्स है वो बीईएफ स्टेटमेंट में जाता है। हाउएवर आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ आईडीपीएमएस इंपोर्ट डाटा, इससे रिलेटेड क्या हुआ, आईडीपीएमएस आ गया था ना, इंपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंपोर्ट डाटा जो है, introduction of IDPMS, submission of BF statement has been discontinued. The data of pending bill entry are available to the RBI through the IDPMS system. ठीक है, BF स्टेटमेंट क्या था, IDPMS आने के बाद BF स्टेटमेंट डिसकंटिन्यू हो गया। अब कहता है फेमिस। फेमिस क्या है, फेमिस किस लिए होता है, डेली डाटा ऑन फॉरेस्ट डीलिंग रूम ऑपरेशन। डेली डाटा जो है फॉरेस्ट में जो डील हो रही है, फॉरेस्ट की डीलिंग रूम का ऑपरेशन जो हो रहा है उसके लिए डेली डाटा देना है। ECB देना है, ECB2 रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ECB मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अंडर द फॉरेन एक्सचेंज फेमा 99 फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ और एनी अमाउंट ऑफ लोन के लिए ECB स्टेटमेंट भेजना है। तो इतने सारे स्टेटमेंट है, लगभग 10 to 12 स्टेटमेंट हो गए। ये सारे स्टेटमेंट जो है ना वो RBI को भेजने होते हैं। एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस द रिटर्न स्टेटमेंट आर बीइंग सबमिटेड टू RBI इलेक्ट्रॉनिकली बाय AD. The changes to be incorporated in the system are advised to the AD by RBI by DPDIR circular periodically. ठीक, अब फेमा पर आते हैं हम लोग। फेमा क्या कहता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये इफेक्ट कब से हुआ था, 1 जून 2000 से। सॉरी फ्रेंड्स, फेमा 99, ठीक है। किस पे अप्लीकेबल होता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पर अंडरटेकन इन इंडिया और बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। कोई भी इंडियन पर्सन है या इंडिया में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो फॉरेन ट्रांजेक्शन हो रही है तो इस पे फेमा रूल्स लागू होती है। इसके पहले क्या था, फेरा था, जो मैंने आपको बताया था, फेरा 1973 में था। ये आपका लागू कब से हुआ था, जनवरी 2074 से, ठीक है। उसके पहले क्या था, इससे पहले भी था DIR 1935, ठीक था ना, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस 1935। तो इसके हिसाब से रिलैक्सेशन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा इज टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड द पेमेंट टू प्रमोट orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. While the objective of FERA was to conserve the foreign exchange. पहले क्या था फेरा का, क्या इसका मोटो क्या था, कंजर्व करना फॉरेन एक्सचेंज को, ठीक है। और फेमा का मोटो क्या है, इसका मोटो क्या है, फेमा टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मेंटेन करना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मेंटेन करना। पहले क्या था, कंजर्व करना, इसको क्या है, मेंटेन करना, ठीक है। अंडर फेमा एनी वायलेशन प्रोविजन एक्ट टू बी डील्ड अंडर द सिविल लॉ। देखिए फेमा में क्या है, फेमा में अगर कोई गलती हो जाती है तो ये सिविल लॉ में डील्ट होगा, ठीक है। ये आपका फेमा के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम तो ये सिविल है। पहले इसके पहले क्या था फेरा में, ये क्रिमिनल था, क्रिमिनल, ठीक है। दोनों में अंतर ये हो गया। Hence, FERA Act was very much more draconian legislation as the offense under this was non-bailable criminal offense होता था, ठीक है। Important provision of FEMA क्या क्या, the provision of FEMA relating to the export, import, exchange rate, currency, payment, non-resident Indian etc. have been covered in respective chapters. Reserve Bank of India has power to delegated under FEMA to issue guidelines, call or report data and also impose penalty for violation of provision of FEMA, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सारे पावर हैं। वी ब्रीफली कवर द FEMA गाइडलाइंस एप्लीकेबल टू रेजिडेंट इंडिया। और FEMA गाइडलाइंस जो है ना ब्रीफली इसमें आगे करेंगे।
अब कहता है द लिमिट ऑफ यूएसडी 2.5 लाख पर फिनेंशियल अंडर एलआरएस स्कीम फॉर रेसिडेंट also include subsumes remittance for current account transaction with private visit, gift, donations, going abroad on employment, immigration, maintaining of close relative abroad, business trips, medical treatment abroad, study abroad, available to resident Indian under para 1 of schedule 3 of foreign exchange management amendment rules 2015 मई 2016 26 मई 2015। अब कहता है कि फेमा 1999 में जो अमेंडमेंट हुआ है हमारा 2015 में, ठीक है, जो अमेंडमेंट रूल्स हुआ है तो उसके हिसाब से आप पर ईयर यूएसडी 2.5 लाख आप रेमिट कर सकते हैं अंडर एलआरएस 2.5 लाख यूएसडी, ठीक है। बहुत सारे इसमें जो पर्पस है उसके लिए, जैसे प्राइवेट विजिट पर आप जा सकते हैं, गिफ्ट एंड डोनेशंस दे सकते हैं, ठीक है, गोइंग अब्रोड फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो इमिग्रेशन अगर है, मेंटेनेंस टू क्लोज रिलेटिव है, बिजनेस ट्रिप्स है, मेडिकल है, ट्रीटमेंट अब्रोड जा रहे हैं, स्टडीज अब्रोड जा रहे हैं, और अवेलेबल टू रेजिडेंट अंडर पैरा इतना, ठीक है। अब फॉरेन ट्रेवल के लिए क्या है, फॉरेन ट्रेवल जो सबसे पहला चीज है, द मेन प्रोविजन विथ रिगार्ड टू फॉरेन ट्रेवल आर अंडर ड्रॉल ऑफ एक्सचेंज और ट्रेवल टू नेपाल। अभी क्या है, नेपाल और भूटान अगर जाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, प्रोहिबिट है नेपाल एंड भूटान के लिए, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां रूपी चल जाती है ना हमारी, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, पेमेंट इन रुपीज टू परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मे बी डन इन कैश इफ द रूपी इक्विवेलेंट इज नॉट मोर देन 50,000। अगर 50,000 तक रुपया आपके पास है तो आप इसको कैश में ट्रांजेक्शन फॉरेन एक्सचेंज परचेज कर सकते हैं। इन केस ऑफ रूपी इक्विवेलेंट टू एक्सीड 50,000, अब यहाँ पे आप लिख दीजिए 50,000 रुपया आपके पास है तो इससे आप परचेज कर सकते हैं यूएसडी, कोई इशू नहीं है कैश में। अगर ग्रेटर देन 50,000 है, ठीक है, द पेमेंट शुड बी मेड बाई क्रॉस चेक और बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट थ्रू दी एनईएफटी आरटीजीएस, ठीक है। Out of the total foreign exchange drawn, foreign currency notes and coin can be given by the authorized dealer up to the entire amount in case of the travel to Islamic Republic of Iran, Russian Federation or other state erstwhile Russia, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि जितना भी आप फॉरेन करेंसी ड्रॉ करते हैं या कॉइन्स ड्रॉ करते हैं, कैन बी गिवन बाय द ऑथराइज्ड डीलर, दे सकता है अप टू द इंटायर अमाउंट इन केस ऑफ ट्रेवल टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। अगर ईरान जाते हैं तो पूरा अमाउंट दे सकता है, जितना अमाउंट ड्रॉ करना है आपको। रशियन फेडरेशन या अदर स्टेट में किसी रसिया के में जाते हैं तो आप जितना अमाउंट ड्रॉ करेंगे वो दे देगा। अब कहता है कि अप टू $5,000, $5,000 अगर आप जाते हैं तो लीबिया में और इराक में, लीबिया और इराक के लिए, लीबिया और इराक के लिए क्या है, $5,000 आपको आप ले जा सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है कि, ठीक है, अगर आप कहाँ जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं या यूएसएसआर की कंट्री में कहीं भी जा रहे हैं तो जितना अमाउंट आप ड्रॉ कर रहे हैं आप ले जा सकते हैं। आप लीबिया और अगर इराक जा रहे हैं, ठीक है, तो आप 5,000 यूएसडी ले जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो कहता है कि 3,000 आप अदर केसेस में कहीं और जा रहे हैं तो उससे ज्यादा आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कैन पोजेस और रिटेन फॉरेन करेंसी नोट्स अप टू 2,000 यूएसडी। जो इंडिया में पर्सन रहता है, पर्सन इन इंडिया, यूएसडी 2,000 से ज्यादा रिटेन अपने पास नहीं कर सकता, और इट्स इक्विवेलेंट सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रूल एक्वायरिंग और acquiring of such foreign exchange. However, it is resident can possess
फॉरेन करेंसी कॉइन विदाउट एनी लिमिट। रुपया जो है नोट अगर है तो 2000 यूएसडी से ज्यादा नहीं रख सकते, और आपके पास कॉइन्स है तो कॉइन्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। The while selling foreign exchange for travel abroad, the passport of the traveler need to be endorsed unless specifically requested by him, ठीक है। The traveler should surrender unspent foreign exchange कब, 180 दिन के अंदर जब आता है तो 180 दिन के अंदर जो है अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज आपको सबमिट करना होगा या सरेंडर करना होगा। द अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज कैन बी डिपॉजिटेड बाय रेजिडेंट इन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, आरएफसी में आप ट्रांसफर रख सकते हैं with AD for private visit abroad other than Nepal and Bhutan. Any resident individual can obtain foreign exchange up to aggregate amount of 2.5 लाख ले सकते हैं from authorized dealer of FFMC full-fledged money changer in any one financial year, एक financial year में, irrespective of the number of visit undertaking during the year. Further, for two related expenses including cost of rail, road transport, cost of euro, rail passage ticket outside India and overseas hotel lodging expenses shall be subsumed under the LRC limit, ठीक है, इसी में समाहित कर दिया गया था। टूर ऑपरेटर कैन कलेक्ट दिस अमाउंट आइदर इन इंडियन रुपीज और इन इंडियन फॉरेन करेंसी फ्रॉम द रेसिडेंट ट्रैवलर्स, ले सकते हैं आप इससे। अब कहता है विजिट बाय इंडिविजुअल इन कनेक्शन विद द अटेंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग द ट्रीटेड बिजनेस विजिट, तो बिजनेस ट्रिप्स सेम है, $2.5 लाख आप ले सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ विजिट्स, ठीक है। अब कहता है आउटसाइड डीलर्स में परमिटेड एडी विदाउट वेरीफाइंग बोनाफाइड ट्रायल, पर्सन ट्रेवलिंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट ये भी 2.5 लाख ले सकता है, और फ्लाइट डीलर कैन रिलीज फॉरेन एक्सचेंज अप टू 2.5 लाख फॉर इट्स इक्विवेलेंट फाइनेंशियल इंसिस्टिंग एस्टिमेट फ्रॉम विदाउट इंसिस्टिंग हॉस्पिटल और डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है फॉर अमाउंट एक्सीडिंग अबव लिमिट, ऑथराइज्ड डीलर कैन रिलीज फॉरेन एक्सचेंज अंडर जनरल परमिशन बेस्ड ऑन द एस्टिमेट फ्रॉम द डॉक्टर इन इंडिया हॉस्पिटल डॉक्टर अब्रोड। अगर इससे ज्यादा की जरूरत अगर उसको पड़ती है ट्रीटमेंट के लिए तो रिलीज किया जा सकता है अगर एडी जो है सेटिस्फाइड है। तो पर्सन हु हैज फॉलन सिक आफ्टर प्रोसीडिंग अब्रोड में आल्सो बी रिलीज्ड फॉरेन एक्सचेंज बाय ऑथराइज्ड डीलर विदाउट सीकिंग प्रायर ऑफ अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। इन एडिशन टू द अबव, the amount of $2.5 लाख per financial year allowed to a person for a company is attended and patient going abroad for medical treatment checkup। अब कहता है कि पर्सन गोइंग अब्रोड फॉर स्टडीज अब्रोड कैन, ये भी 2.5 लाख रुपए पढ़ने के लिए गया तो 2.5 लाख रुपया पर एकेडमिक, 2.5 लाख यूएसडी पर एकेडमिक ईयर आप ले सकते हैं। हाउएवर एडी कैटेगरी 1 बैंक एंड एडी कैटेगरी 2 में अलाउ रेमिटेंस विदाउट सीकिंग प्रायर अप्रूवल आरबीआई एक्सीडिंग 2.5 लाख बेस्ड ऑन दी एस्टिमेट रिसीव फ्रॉम दी इंस्टीट्यूशन अब्रोड। अगर इससे ज्यादा का भी ट्रांजेक्शन अगर होता है, इससे ज्यादा की भी एस्टिमेट है तो क्या करेगा वो, रेमिटेंस विदाउट कर सकता है विदाउट सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। अब कहता है अदर रेमिटेंस कौन कौन सा है। FEMA also allow resident to make remittance in following purpose also। गिफ्ट अगर दे रहे हैं तो इसमें भी 2.5 लाख दे सकते हैं वन फाइनेंशियल ईयर में। 2.5 लाख आप कॉमन एकदम ध्यान में रख लीजिए कि मैं अगर इनकेस कहीं आपसे मिसिंग हो जाती है तो $2.5 लाख जो है ना, ये आपके लिए 2.5 लाख यूएसडी जो है ना, ये आपके लिए एक फिक्स प्राइस है जिसको कह सकते हैं आप। डोनेशन में 2.5 लाख दे सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ऑफ मैगजीन है कैन अलाउड बाय ऑथराइज्ड डीलर एक्सेप्ट फॉर बैंड प्रोस्क्राइब्ड मैगजीन। कंसल्टेंसी में सिर्फ आप जो है ना 10 लाख पर प्रोजेक्ट, देखिए यहाँ पे कितना दिया है, करोड़, 1 करोड़ यूएसडी पर प्रोजेक्ट फॉर एनी कंसल्टेंसी सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 1 यूएसडी 1 CR और एंड यूएसडी 1 लाख पर प्रोजेक्ट फॉर एनी अदर प्रोजेक्ट। अगर मान लीजिए कोई अदर प्रोजेक्ट है तो 1 लाख यूएसडी, ठीक है। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, रेजिडेंट कैन यूज क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड फॉर एटीएम कार्ड्स व्हाइल द विजिट अब्रोड which can be paid off through the designated AD branch up to the entitlement of foreign exchange visit abroad। अब कहता है प्रोविजन मनाही क्या है, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, ठीक है, लॉटरी से मिला हुआ नहीं भेज सकते। रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रजिस्टरिंग राइडिंग, इससे भी नहीं जाएगा। रेमिटेंस फ्रॉम फॉर परचेज
अब लॉटरी टिकट खरीदने के लिए नहीं भेज सकते आप। बैंड, प्रोस्क्राइब मैगजीन्स और फुटबॉल, स्पूल्स, स्वीप, स्टेक etc. पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टू आर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर्स नहीं भेज सकते। रेमिटेंस फॉर of dividend by company to which requirement of dividend balance is applicable. Payment of commission export under rupee state credit export route except commission of 10% of invoice value. Payment related to callback services of telephones. Remittance of interest income on funds held in non-resident special rupee schemes. अब कहता है इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रोड, अगर कोई इंडियन है इन्वेस्टमेंट बाहर में करता है, from FERA 1973 which had a main aim to cover foreign exchange, पहले ही था कंजर्व करना था. India moved to FEMA 99 which has a motto to facilitate external trade and payment to maintain orderly growth. Section 6(3) of the FEMA authorized RBI to regulate the transfer of issue of the foreign security by person resident in India and the classes of permissible capital account transaction and limit up to the exchange rate admissible. ठीक है. फॉर इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रोड, अगर कोई इंडियन इन्वेस्टमेंट करता है अब्रोड में, फेमा नोटिफिकेशन इसके अनुसार 2000 के अनुसार, ट्रांसफर और इशू एनी फॉरेन सिक्योरिटी एज अमेंडेड वेरियस नोटिफिकेशन आल्सो डायरेक्टिव issued by APDIR circular as applicable. Extend guidelines regulation prohibit flowing investment abroad. अब किस चीज में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट में नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट इन इंडियन एंटिटी कॉसिंग लिस्ट अंडर इन्वेस्टमेंट बाय द इन्फोर्समेंट इसमें नहीं कर सकते, डायरेक्टरेट डिफॉल्टर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, इन्वेस्टमेंट बाय ट्रस्ट नहीं कर सकते आप इसमें. इंडियन कैन इन्वेस्ट अब्रोड बाय वे ऑफ इंडिया में, अब इंडियन किस में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? ज्वाइंट वेंचर में कर सकते हैं. फॉरेन एंटिटी फॉर्म रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ रेगुलेशन ऑफ द होस्ट कंट्री इन विच इंडियन पार्टी मेक ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है. होली ऑन सब्सिडरी में कर सकता है. ठीक है. एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन कौन होंगे? कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म, इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड्स. ठीक है. इन्वेस्टमेंट बाय फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड फॉर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 engaged in any bona fide business activity having the good track record are permitted to make investment by submit a ODA on designated branch of an AD up to 100% of their net worth. यहाँ पे इंपॉर्टेंट 100% ऑफ नेटवर्थ का, अगर कोई पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट बाय फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है, तो वो क्या कर सकता है? बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी के लिए परमिटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है. इंडिविजुअल पार्टनर कैन होल्ड द शेयर फॉर एनी फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्म इन ओवरसीज ज्वाइंट वेंचर. ठीक है. अब कहता है इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज कंपनी, लिस्टेड कंपनीज कैन invest in companies abroad listed in recognized stock exchange. अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी जो लिस्टेड है विच हैज अ शेयर होल्डिंग 10% ऑफ इंडियन कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एज ऑन इतना, तो उसमें एलिजिबल है ये. ठीक है. इंडिविजुअल्स भी है, कैन इन्वेस्ट ओवरसीज कंपनी सब्जेक्ट टू सेम restriction and the rated bond and fixed income security of monetary. Mutual funds, Indian mutual funds registered SEBI are permitted to invest within overall cap USD 7 million ADR GDR of the Indian and foreign company and other instrument permitted by the RBI. ओके फ्रेंड्स, हम आज इसको यहाँ पे पेंडिंग डालते हैं, पी लिखते हैं. ठीक है. आज हम इसको पार्ट 1 के रूप में यहाँ पे आज कंप्लीट करते हैं. ठीक है. बाकी हमारे पास लगभग अभी 40 स्लाइड्स और बची हुई है, तो हम इसे पार्ट 2 और या मैक्सिमम पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है लाइन टू लाइन अप्रोच करना, लाइन टू लाइन, ताकि हमें क्या याद भी रहे. ठीक है. और जो जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट है, मैं साइड में यहाँ पे जो है ना इंपॉर्टेंट को जो है मैं लिख देता हूँ, तो थोड़ा आप उसको नोट कर लेंगे, इसको नोट करेंगे और खुद से एक बार आप मेरी वीडियो सुने, हो सकता है आपको बेनिफिट हो, और मुझे विश्वास है कि बेनिफिट जरूर होगा. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये चैनल, अगर आपको मेरा चैनल जो है पसंद आ रहा है, या अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लग रहा है,
तो आप इसे एक काम कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक छोटी सी बेल घंटी होती है, आप इसका बजर भी दबा सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको, ये बेल वाली जो है ना, इसको दबा देंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ साथ आप अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं, प्लस अगर कोई इसमें एरर आपको समझ में आती है कि हमसे कोई गलती हो गई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।